Right. Next heading. Origin of charge in frictional electricity. Origin of charge in frictional electricity. तो होएंगे टू ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास विथ सिल्क, एबोनाइट विथ फर, ठीक है, आर नंबर विथ टू, देन these two bodies give property of attracting small pieces of paper, stars with balls, etc. Why is this property generated? Due to transfer of subatomic particles, electrons, ठीक है। तो देखिए जब आप जो है जैसे गिलास को जब से रब कर दें, गिलास है, मान लीजिए गिलास रॉड है, ठीक है, इस गिलास रॉड को क्या करें, सिल्क क्लॉथ से रब कर दें, ठीक है। तो सबको जैसे जो सिल्क क्लॉथ, इस सिल्क है, इसको जब आप जो है इस गिलास रॉड को सिल्क से रब करिएगा, ठीक है, तो इसमें चार्ज, ये दोनों चार्ज हो जाते हैं, इसमें स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर स्ट्रास विद बॉल को अटैच करने पर प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, क्योंकि जब आप इसको रब करते हैं इस टाइप से, देन यू डू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन ना, ये दोनों सरफेस में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट आप क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो वर्क में जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी क्या करती है, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। इसमें से एक बॉडी जो होती है जिसे को आप डाउन कर रहे हैं, जिसमें से एक आपने क्या करना है, इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर देता है, एक इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक। जैसे ग्लास और सिल्क के में ग्लास इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सिल्क क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक। तो जब आप इसको रब करिएगा तो ग्लास के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सिल्क में चले जाएंगे, और जिससे क्या होगा कि ग्लास पर इलेक्ट्रॉन की कम डिफिशिएंसी हो जाएगी और सिल्क पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, ठीक। और नॉर्मल स्टेट में जो है किसी बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, इसलिए बॉडी न्यूट्रल होती है। और जब इलेक्ट्रॉन हट गया तो अब बॉडी को प्रोटॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन पर प्लस ही चार्ज होता है, प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, एलिमेंट्री चार्ज ये इक्वल चार्ज होगा और नेचर जो का पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो भी एलिमेंट्री चार्ज ही होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव नेचर क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है। तो जब प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो गया, जैसे गिलास का मैंने किया, इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, गिलास पर जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मैंने आप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिसबैलेंस होता है, ठीक। तो जिससे रिजल्ट क्या होगा कि ग्लास रॉड के कम पॉजिटिव चार्ज है, सिल्क रॉड के कम नेगेटिव चार्ज। बात है कि आपने जब इस सिंपल ग्लास रॉड लिया था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे बताइए, मानते हैं n इलेक्ट्रॉन थे तो n प्रोटॉन भी हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, -n, तो क्या होगा, -n चार्ज हो गया, ठीक है। अब एक प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है, +e, तो +n चार्ज हो गया। इस टाइप से एक ग्लास की रॉड में बताओ टोटल चार्ज 0 हो गया, ग्लास की रॉड आपकी कितनी यूज करते हैं, n इलेक्ट्रॉन थे ग्लास में और n प्रोटॉन थे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर -e चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पर +e चार्ज होता है। ये क्या चीज है, ये आपके एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एलिमेंट्री चार्ज। ये जो है ये लीस्ट पॉसिबल चार्ज है, इससे कम चार्ज नहीं पॉसिबल है, ये एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। इसकी वैल्यू कितना होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, एलिमेंट्री चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो देखिए जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज रहता है उतना प्रोटॉन रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होगा पॉजिटिव होगा ना। तो सिल्क में n इलेक्ट्रॉन थे, n ही प्रोटॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -n हो गया, प्रोटॉन का चार्ज क्या हो गया, +n हो गया, तो नेट चार्ज हो गया ना। अब इस तरह से जो है जैसे इसको सिल्क क्लास आप कर रहे हैं, तो सिल्क में भी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होंगे, तो मानते हैं कि सिल्क में n' इलेक्ट्रॉन है और तो n' प्रोटॉन भी हो गया, तो सिल्क में
ग्लास दोनों यहाँ पर पोजीशन में क्या है, जनरल स्टेट में क्या है, न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल। ये ग्लास रॉड है, ये आपका सिल्क रॉड और ये ग्लास रॉड, तो दोनों क्या न्यूट्रल है। जब इसको आप रब कर रहे हैं ये दोनों पर, जब रब करिएगा तो ग्लास जो है, ग्लास कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली, and silk and take electron। तो इससे ग्लास से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हटेंगे, ग्लास रॉड से क्या होगा, जब रब करिएगा दोनों को तो क्या होगा, ये ग्लास रॉड से जो है इलेक्ट्रॉन सिल्क में आएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर आता है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सिल्क पर, नहीं ग्लास पर इलेक्ट्रॉन हो गया n-1 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, चार्ज क्या माइनस n प्लस ही चार्ज हो जाएगा, है ना, इसको ओपन करेगा। अब प्रोटॉन तो चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कैसा फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और जो है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे न्यूक्लियर फोर्स लगता है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 100 टाइम ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं बन सकते। वीक कौन है, न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे वीक कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हट सकते हैं लेकिन प्रोटॉन नहीं हट सकते। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नहीं बना रहेगा। जब ये बना रहेगा तो प्रोटॉन का चार्ज कितना बढ़े, प्लस है, कितना प्लस है ना, आप दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा, देखिए माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, किया जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस है, ठीक है। तो जब आप रब कर दिए तो ग्लास से एक इलेक्ट्रॉन हट गया और उस पर कितना चार्ज आ गया, मतलब प्लस ही, कितना आ गया, प्लस ही आ गया, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ सिल्क में आ रही है, सिल्क में कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले n डैश थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और उसको मिल गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, n डैश प्लस ही हो गया, n2 माइनस ही हो जाएगा, इसी वजह क्या हो जाएगी, n डैश माइनस ही। लेकिन प्रोटॉन तो नहीं रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए प्रोटॉन तो नहीं हटेगा क्योंकि इस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, लेकिन इतना हट जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, तो प्रोटॉन पर चार्ज तो नहीं बना रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं बना रहेगा। आप दोनों को जोड़ लीजिए तो प्लस n और माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा। इस तरह से सिल्क क्लॉथ पर क्या हो गया, माइनस ही चार्ज आ गया, कितना आ गया, माइनस ही चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या होगा, ग्लास पर प्लस ही चार्ज आ गया और सिल्क पर क्या हो गया, माइनस ही चार्ज आ गया ना। ग्लास रॉड है, ये आपका सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और ग्लास से सिल्क में चले गए। एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ग्लास रॉड पर और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है सिल्क क्लॉथ पर, ठीक है। अब जब दूसरे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो फिर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर एक नेगेटिव आ जाएगा, और जब तीसरे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इस पर एक पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर एक नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से ग्लास रॉड आपकी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ग्लास रॉड क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और सिल्क क्लॉथ क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दो बॉडी, व्हेन यू हैव टू बॉडी देन due to transfer of electrons, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी गेट चार्ज, बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो बॉडी विल लूज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड बॉडी विल गेन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज। इससे ग्लास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ग्लास रॉड में होगी पॉजिटिवली चार्ज हो गए, सिल्क क्लॉथ है इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सिल्क क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा ना। एक चार्जिंग क्यों होता है बताइए, वाई चार्जिंग का, जब दो बॉडी अंदर करते हैं तो उनमें चार्ज क्रिएट हो जाता है, वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, चार्ज हो जाती है, क्यों हो जाती है, बताओ। जब दो चीज़ आप रब करते हैं तो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों होता है,
ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन हटता है उस पर पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाती है और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो हाई चार्जिंग occur when we have two body then they get charged. Why? Due to transfer of electron. है ना? ठीक है, जब दो बॉडी अपना करते हैं तो चार्ज हो जाती है, बताओ, उनके बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है ना। ठीक है, तो कोई ये चीज समझ में है? जब दो बॉडी ब्रेक करते हैं तो दे गेट इलेक्ट्रिफाइड बाय ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ, है ना। तो देखिए तो दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का आंसर क्या होगा बताओ? व्हेन वी रब टू बॉडी देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, और बॉडी विथ लूजेज इलेक्ट्रॉन get excess of positive charge and body with gain electron get excess of negative charge. So they become positively and negative, positive and negative charge respectively. है ना? ठीक है, तो ये चलेंगे when we transfer to what when we have to body, right? ये करना है लिखने में सर, when we rub to body, when we rub to body, then there is a transfer of electron. Then there is a transfer of electron. There is transfer of electron from one body to another body. Transfer of electrons. Transfer of electrons from one body to another body. जल्दी लिखिए. Transfers of electrons from one body to another body. So they get charged. So they get charged. इसमें चार्ज होते हैं, तो बॉडी में लूज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव चार्ज, बॉडी with loosened electrons become loosened electrons become gets positive charge, gets positive charge. Body with gain electron, body with gain electron, gains electrons become negative charge, become negative charge, gets negative charge. तो देखिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे क्या होगी? देयर इज ए डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स नॉन पोजीशन. देयर इज ए डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, इट मींस देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. बॉडी हैज मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स नॉन पोजीशन. अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब बॉडी पर अपनी नॉन पोजीशन से न्यूट्रल पोजीशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास है. अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन अपना मास भी ले जाएगा. क्या करेगा बताइए? अपना मास भी ले जाएगा ना. एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg होता है. ठीक है, इतना होता है. जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना मास जाएगा. जैसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास क्या होगा? न्यूट्रल बॉडी से कम होगा, है ना. इलेक्ट्रॉन हटा तो अपना मास भी ले गया ना. देखिए, सो पॉजिटिव
passes through its neutral mass in neutral position है, ठीक है। ये पार्ट आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद देखें, और तो इसमें दो पॉइंट आपको माइंड पर रखना है। क्या है कि जैसे अगर कोई बॉडी, if body is positively charged, it means there is a deficiency of electron. Body has less electron from its normal position ना। अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, जिससे क्या मतलब है, बॉडी पर इसकी नॉर्मल पोजीशन से कम इलेक्ट्रॉन है ना, जितना पहले थे उतने से कम। मैंने जैसे पहले मानते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके ऊपर 2 यूनिट का चार्ज आ गया, जिसका मतलब अब 8 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 ना, ठीक है। अच्छा, कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है, जिसका मतलब बॉडी पर नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना, तो नेगेटिव चार्ज क्या बताता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज क्या बताता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा। और किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसका बताता है डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, बॉडी पर नॉर्मल पोजीशन से कम इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक पॉइंट ये आपको माइंड रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट जो है, जैसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैव स्लाइटली लेस मास फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास होगा नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हटे तो अपना मास भी ले सकते हैं ना। अच्छा, से नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होगी, है स्लाइटली मोर मास फ्रॉम इट्स न्यूट्रल मास इन न्यूट्रल पोजीशन ना। क्यों ऐसा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आए ना, और जब बाहर से आएंगे तो अपना मास भी लेकर, इसलिए नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास न्यूट्रल बॉडी से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ, फंडामेंटल पार्ट के लिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ, फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल, पहले वाला तो बुद्धि, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइड ना, व्हिच हैव नो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल ना, जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं, ठीक है। माने इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको आप नहीं जोड़ सकते, इसलिए फंडामेंटल कहा जाएगा। इधर देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको आप नहीं जोड़ सकते, जो जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, जिसकी कोई बनावट नहीं होती है, वो क्या करेगा, फंडामेंटल करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का भी कोई भी फंडामेंटल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या फंडामेंटल है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। अच्छा, जब तोड़ नहीं सकते हैं तो किसी बॉडी से क्या होगा, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन हट सकता है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते, तो आधा कैसे होगा, 1/3 नहीं होगा ना। तो किसी बॉडी से जो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हटेंगे, 2, एक नहीं हो सकता है, एक कम से कम कहा जा रहा है, एक हुआ ना। तो या कोई बॉडी कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकती है, कोई बॉडी कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकती है, एक, है ना, ठीक है। जैसे कोई बॉडी कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकती ना, या 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकती, ठीक है। तो बॉडी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी ना, ठीक है। लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकती है, कोई बॉडी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकती, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकती है, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकती ना। तो जब कोई बॉडी कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो आपने देखा कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कितना चार्ज आता है बॉडी पर, प्लस, कितना आता है ना, ठीक है। और प्लस E/2 चार्ज नहीं पास करेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन से कम कोई पार्टिकल हट ही नहीं सकता। अच्छा, जैसे यार बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या कितना चाहिए, चार्ज आएगा प्लस 2, इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हटेगा ना, या 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं हटेगा, 1/4 इलेक्ट्रॉन नहीं हटेगा ना, ठीक है। तो इसलिए जो है बॉडी अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो
3 इलेक्ट्रॉन लेगा बॉडी तो -3 चार्ज आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -4 ही आएगा ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन यूज करती है बॉडी तो क्या होगा, तो ये नहीं आ जाएगा, ये ना ये नहीं चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी बॉडी पर जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, ई का इंटीग्रल मल्टीपल है। एलिमेंट्री चार्ज का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। जैसे ये देखिए 1 इंटू ई है, 2 इंटू ई है, 3 इंटू ई है, 4 इंटू ई है, n इंटू ई है, ये क्या -1 इंटू ई है ना। तो देखिए 1 2 3 4 ये या -1 -2 -3 क्या मतलब इंटीजर, क्या मतलब इंटीजर है ना, ठीक है। तो हम क्या देंगे, जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई है, क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई है, चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल, एलिमेंट्री चार्ज बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। तो इसे को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, हां चार्ज ऑफ बॉन्ड इन क्वांटम है। जैसे चार्ज जो है ई के बराबर होगा या 2 ई होगा या 3 होगा, लेकिन ई और 2 ई के बीच कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे 2 ई 3 के बीच कोई चार्ज नहीं होगा, 3 4 के बीच कोई चार्ज नहीं होगा ना। तो चार्ज आर फाउंड इन क्वांटम है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ही एलिमेंट्री चार्ज है ना। तो इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसमें कॉपी करिए डायग्राम में, हां डायग्राम ये तो बना है डायग्राम में, आप केवल हेडिंग लिखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताइए, तो देखिए लीस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू एलिमेंट्री चार्ज ना। किसी बॉडी पर जो लीस्ट पॉसिबल चार्ज है वो एलिमेंट्री चार्ज के बराबर होगा। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन क्या कहलाता है, एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। तो देखिए द लीस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स, या इसका इंटीग्रल मल्टीपल फ्रिक्शनल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फ्रिक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, क्योंकि चार्ज आर फाउंड इन क्वांटा ई 2 ई 3 4 ई एंड सो ऑन, है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए द लीस्ट पॉसिबल चार्ज इन बॉडी, द लीस्ट, ये एक बार पढ़ी दिखा लीजिए ये चीज है, उसके बाद जान लीजिए द लीस्ट पॉसिबल चार्ज, द लीस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन बॉडी is equal to charge on 1 electron or 1 proton is equal to basic charge is equal to elementary charge, elementary charge break लीजिए, charge on 1 electron, charge on 1 electron or 1 proton तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है। इसके वैल्यू किसके बराबर होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है ना। ये आपका एलिमेंट्री चार्ज क्या है, वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है तो माइनस होगा, प्रोटॉन है तो प्लस होगा, ठीक है। तो द लीस्ट पॉसिबल चार्ज इज इक्वल टू एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज आर 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री फ्रिक्शनल वैल्यू ऑफ चार्ज, फ्रिक्शनल वैल्यू ऑफ चार्ज, फ्रिक्शनल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज is
not possible on the body. ठीक है, तो this is known as quantization of charge. This is known as quantization of charge. So this is known as quantization of charge. तो देखिए, if body lose n electron, then body has charge equal to प्लस है। अगर कोई बॉडी n इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसका कितना चार्ज होगा? प्लस है। ये ठीक है, ये को इसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और ये बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन if body gain n electron then it has one any charge, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या मिला बताइए? फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस a, प्लस माइनस a। ठीक है, प्लस माइनस a, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, चार्ज आर फाउंड इन क्वांटम। चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज फाउंड इन क्वांटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ p में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, मैंने बताया था, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है। अब इसका नेचर क्या होता है? चलिए इसके बाद देखिए यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? यूनिट ऑफ चार्ज आप चलिए अरबिया, अरबी तो अपने मन के करते सब यहाँ बड़ा दिक्कत है। हो गया भैया, चलिए नेक्स्ट लिखे रहे नेक्स्ट। नहीं क्लास लेगी कैसे जब करेगा तो अब राइट एसिड यूनिट ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है, इसको
चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है बताओ? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। चार्ज इज अच्छा एक है नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी समझ आ गई क्या? यूनिट ऑफ चार्ज दूर दूर तो जब स्केलर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा बताइए? अलग ही कम होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा और अलग होगा। इसका जो है कोई डायरेक्शन नहीं, इसलिए वेक्टर समझ होगा। अच्छा तो चार्ज को किस में मेजर करते हैं? ये क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी व्हिच आर मेजरेबल है। जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो चार्ज मेजरेबल है इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट होगा, जिसका यूनिट क्या होता है? इसको किस में मेजर करते हैं? जैसे मास है, मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? लंबाई को किस में नापते हैं? जिनके साथ रहता है उसे क्या करेगा? लंबाई को किस में नापा जाता है? सेंटीमीटर। मीटर में नापते हैं? मीटर में नापा जाता है? मीटर। तो इस टाइप से चार्ज को किससे नापिएगा? चार्ज को भी नाप लेंगे। चार्ज को कूलम में नापते हैं, किसे नापते हैं? कूलम है। जिस स्टैंडर्ड में नापा जाता है वो यूनिट होता है। इस टाइप से एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा बताओ? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम होता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? SI unit of charge क्या होता है? What is SI unit of charge? कूलम। कूलम चार्ज को किसमें नापते हैं? कूलम में नापते हैं, ठीक है। अच्छा हाउ यू डिफाइन वन कूलम? एक कूलम कैसे डिफाइन करेगा? चलिए अच्छा ये SI यूनिट है। जैसे सीजीएस यूनिट किसका पढ़ लेते हैं? सीजीएस यूनिट क्या होते हैं बताओ? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक यूनिट हो गई आपकी, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो है क्या होता है? ESU। क्या होता है? ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्या चीज है बताओ? ये सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है। जैसे कोई पूछे व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज तो क्या बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है ना। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, ठीक है। इसको हम ब्रीफली किससे दिखाते हैं? ESU से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ESU। इलेक्ट्रो का E ले लिया गया है, स्टैटिक का S ले लिया गया है, यूनिट का U ले लिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है। इसका दूसरा नाम क्या है? स्टेट कूलम। इसका दूसरा नाम क्या है? स्टेट कूलम। स्टेट, इसको दूसरे नाम से क्या नाम है? स्टेट कूलम के नाम से जानते हैं। STAT है। अगर ई जोड़ दीजिएगा तो स्टेट देश हो जाएगा, है प्रदेश, और इसमें ये नहीं जुड़ेगा। स्टेट और फिर हाइफन लगाना और फिर कूलम ना। तो स्टेट कूलम क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? ESU और स्टेट कूलम, है ना। व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज? ESU और स्टेट कूलम।
बटे सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज, तो क्या बताएगा ESU आर स्टेट कूलम ना। अब ESU का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, ठीक है। अच्छा चलिए, तो ये आपका सीरीज यूनिट हो गया। तो जैसे आप एमपीएस सीरीज की रिलेशन भी जानते हैं ना, अगर एमपीएस यूनिट है, सीरीज यूनिट है, एसआई यूनिट है, सीरीज यूनिट है, तो उसके भी रिलेशन होता है। जैसे आप एमपीएस यूनिट और सीरीज यूनिट में जैसे फोर्स का है, फोर्स का एमपीएस यूनिट क्या होती है, न्यूटन होता है, सीरीज यूनिट क्या होता है, डाइन होता है ना। तो 1 न्यूटन की वैल्यू क्या होती है, 10⁵ डाइन होती है, क्या होता है 10⁵ डाइन ना। इस तरह से वर्क की एनर्जी की सीरीज यूनिट क्या, एमपीएस यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना। सीरीज यूनिट क्या होती है, आर होता है, दोनों में क्या रिलेशन होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁸7 आर होता है ना, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये साइड यूनिट ऑफ चार्ज है, सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज है, तो साइड यूनिट ऑफ चार्ज क्या बताओ, व्हाट इज द साइड यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज का स्टेट कूलम, तो कूलम और स्टेट कूलम के बीच भी रिलेशन होगा ना, there will be some relation between कूलम एंड स्टेट कूलम है। जैसे न्यूटन और डाइन की भी रिलेशन है, जूल और आर की भी रिलेशन है, इस टाइप से आपका कूलम और स्टेट कूलम की भी रिलेशन होगा। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टेट कूलम, कूलम और स्टेट कूलम के बीच क्या रिलेशन होता है, कूलम और स्टेट कूलम के बीच क्या रिलेशन होगा है, बताओ। तो जैसे ये नहीं मालूम है, आप मालूम कर लीजिए, एक कूलम इक्वल टू क्या होगा, एक कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹9 स्टेट कूलम। 3 एक कूलम की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸9 है, एक कूलम इक्वल टू 3 × 10⁸9 स्टेट कूलम, 9 स्टेट कूलम, ये वैल्यू होगी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सीरीज यूनिट एंड SI यूनिट एंड सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है। SI यूनिट और सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज के बीच ये रिलेशन होता है, ठीक। अच्छा एक ये हो गया, ये चीज समझे। तो कूलम और स्टेट कूलम के बीच क्या रिलेशन है बताइए, 3 × 10⁸9 का रिलेशन। इसमें कौन सा बड़ा है, कूलम बड़ा है कि स्टेट कूलम, कूलम बड़ा है, क्योंकि कूलम की वैल्यू 3 × 10⁸9 टाइम्स है ऑफ स्टेट कूलम ना, ठीक है। तो दिस इज ए वेरी गॉस क्वांटिटी, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा सीरीज यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज। एक और इसकी यूनिट है, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज, सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज, एक ये भी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज है। तो इसको किससे दिखाते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। तो सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज, सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, EMU क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको हम किससे दिखाते हैं, EMU से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, EMU से दिखाते हैं। जैसे किससे, इधर देखो, ये किससे दिखाया जाएगा, EMU से दिखाया जाएगा। जैसे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज किससे दिखाया था, ESU, ये किससे दिखाया जाएगा, EMU। E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो, M स्टैंड फॉर मैग्नेटिक, U स्टैंड फॉर यूनिट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये भी सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्या है, सीरीज यूनिट ऑफ चार्ज है ना। तो 1 EMU की वैल्यू क्या होगा, आप देखिए एक आपका सीरीज यूनिट ये मिल गया, एक तो ESU है, एक सीरीज यूनिट ESU है, दूसरी सीरीज यूनिट क्या है, EMU है ना। तो ESU और C के बीच हमने रिलेशन लिखा था, कितना है बताइए,
1 ESV की वैल्यू किसके बराबर है 1 C की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁹ ESV की वैल्यू ना। अब यहाँ पर आइए 1 EMV की वैल्यू किसके बराबर होगा यहाँ पे CGS और MGS की वैल्यू रिलेशन होगा ना। तो CGS क्या है मतलब EMV है, MGS क्या है मतलब C है, क्या है C, इनके बीच क्या रिलेशन है मतलब 1 EMV की जो वैल्यू होती है 1/10 कूलम के बराबर होता है 1/10 कूलम होगा ठीक है। 1 EMV की वैल्यू क्या होगा बताओ 1/10 कूलम। इधर देखो 1 EMV की वैल्यू किसके बराबर होता है 1/10 कूलम। तो बताइए इसमें कौन बड़ा है विच यूनिट इज बिगर किसमें से है किसमें से कौन सा बिगर है 1.1/10 सॉरी एक मिनट रुको कूलम। सर 1 कूलम इज इक्वल टू होगा 1 कूलम इज इक्वल टू 10 EMV होगा क्या होगा 10 EMV। अब बताइए कुछ इज बिगर कौन सा बड़ा है 10 हैं 10 9 3 into 10 अरे ठीक है 1 कूलम इज इक्वल टू ये दो खाली 1/10 था ना हाँ 1/10 था 1 EMV इज इक्वल टू 10 C 10 है 10 कूलम। जैसे हम देख कौन सा बड़ा है कुछ इस वेक्टर किसके बीच में बराबर किसके बीच में बड़ा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बड़ा है कि कूलम बड़ा है कौन बड़ा है हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बड़ा है ना। हाँ माने यहाँ पर CGS यूनिट जो है SI यूनिट से बड़ा है ना। यहाँ पर CGS यूनिट क्या होता है SI यूनिट से बड़ा। CGS यूनिट आपका 10 टाइम्स ऑफ SI यूनिट ना। यहाँ पर देखिए CGS यूनिट आपकी जो है EMU है which is 10 टाइम्स ऑफ कूलम जो कि SI यूनिट है ना ठीक है। तो हम क्या दे रहे हैं कि CGS यूनिट इज 10 टाइम्स SI यूनिट ना इन दिस केस ठीक है। तो एक EMV और ये आपका CGS है CGS यूनिट है ये SI यूनिट है। तो देखिए CGS की SI से बड़ा हो सकता है यहाँ देखिए बड़ा है ना। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद देखिए हाउ वी डिफाइन 1 कूलम क्या होता है किसके इक्वल होगा है 1 कूलम 1 कूलम हाउ वी डिफाइन 1 कूलम। जैसे आपने कूलम से एक कॉन्सेप्ट एक सपोज कर लिया कि हम चार्ज को कूलम में मेजर करेंगे ना। तो ये कूलम किसके बराबर होता है कौन सी क्वांटिटी होती है जैसे एक मास 1 किलोग्राम की कौन सी क्वांटिटी होती है आप छोटा सा गुटका लेते हैं उसको सपोज कर लेते हैं इसका मास 1 किलोग्राम है ठीक है। और उसे तो आप कहते हैं 1 किलोग्राम है लेकिन ऐसे भी सपोज करते हैं इसका एक स्टैंडर्ड है देने वाला ठीक है। एक छोटा सा प्लेटिनम और इरिडियम के का सिलेंडर रखा है बड़े रखी गई है जिसका मास 1 kg मानते हैं उसी से कंपेयर करके हम 1 kg मास बनाते हैं ठीक है। तो इस टाइप से 1 कूलम कैसे 1 कूलम की वैल्यू किसके बराबर कैसा चार्ज होगा कैसे सपोज करोगे कि ये चार्ज हमारा 1 कूलम है कितनी क्वांटिटी लेंगे चार्ज की वो 1 कूलम माना जाएगा है विच क्वांटिटी इक्विवेलेंट 1 कूलम ये चीज मानना है। इसके लिए देखिए इसके लिए फोर्स मीटर में डिफाइन करते हैं 1 कूलम ठीक है। तो जैसे ये भी सूत्र क्या होता है हमें दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय F is equal to 1/4 by r² ये होता है ठीक है। तो देखिए F की वैल्यू Q1 की वैल्यू हम क्या लेते हैं Q1 की वैल्यू 1 ले लेते हैं Q2 की वैल्यू 1 ले लेते हैं ठीक है। और 1/4 by epsilon की वैल्यू क्या होती है 1/4 by epsilon की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का होता है ठीक है। तो चलिए अब ये वैल्यू स्क्वायर कीजिए r की वैल्यू 1 मीटर रख देते हैं मैंने दो चार्ज ले रहे हैं ठीक है। आप ये मान लीजिए दो चार्ज जो है कितना ले रहे हैं
इनके बीच जो फोर्स लगेगा कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 1 × 1/1 स्क्वायर, दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन हो जाएगा। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन है। आपको चार्ज ले लीजिए, ठीक है। जैसे ये बॉडी है, तो बॉडी है, इनको चार्ज करते चले जाइए, इन पर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज दीजिए। इनको क्या करिए 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दीजिए। कितने डिस्टेंस पर रखना है आपको? 1 मीटर के डिस्टेंस पर। तो जैसे ये डिस्टेंस आपके 1 मीटर हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, चार्ज देना चालू करते हैं सेम नेचर का। दोनों को पॉजिटिव चार्ज देंगे या दोनों को नेगेटिव चार्ज देंगे, तो क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। कैसा लगेगा? अब इस रिपल्सिव फोर्स को आप मेजर करते जाइए, चार्ज का मान बढ़ाते जाइए, चार्ज का मान बढ़ाते जाइएगा, फोर्स का मान बढ़ता जाएगा ना। जब फोर्स का मान बढ़ते जो है 9 × 10⁻⁹ हो जाए, कितना हो जाए 9 × 10⁻⁹ गुलाम, नहीं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन हो जाए। तो उस स्टेज पे रुक जाइए, आप उस स्टेज पे क्या करिए, रुक जाइए और रुक करके कितना चार्ज आप दिया है इसको नाप लीजिए। तो उसके बाद किसके बराबर होगी, 1 गुलाम। कितना होगा 1 गुलाम। 1 गुलाम चार्ज क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज amount of charge on 2 point charge body placed at 1 meter apart in vacuum, which repels with a force 9 × 10⁻⁹, ठीक है, is equal to 1 कूलम। क्या करेगा, 1 कूलम करेगा। तो 1 कूलम जो है चार्ज का वो अमाउंट होता है जो कि दो बॉडी को हम देते हैं, दोनों बॉडी पे इक्वल चार्ज देते हैं, सेम मैग्नीट्यूड का, सेम नेचर का, और उनको 1 मीटर के डिस्टेंस रखते हैं। तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स कितना हो जाता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन हो जाता है। तो आपने जो चार्ज दिया है उस चार्ज की वैल्यू क्या होगा, 1 कूलम के बराबर होगा। ये चीज समझे, 1 कूलम चार्ज क्या होगा, आप जो है दो बॉडी ले लीजिए, इनको 1 मीटर के डिस्टेंस पर एयर या वैक्यूम में रख दीजिए, ठीक है। इनको चार्ज देना चालू करिए और सेम नेचर का चार्ज है, सेम नेचर का इक्वल अमाउंट में चार्ज देना चालू कर दीजिए और चार्ज का मान बढ़ाते जाइए, फोर्स का मैग्नीट्यूड मेजर करते जाइए। जब फोर्स की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन हो जाए, तो उस समय आप बॉडी को जो चार्ज दिए हैं वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 कूलम होगा। कितना होगा, 1 कूलम, ठीक है। तो ये 1 कूलम की डेफिनेशन हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ चार्ज on 2 point body placed at 1 meter apart, which repel with a force 9 × 10⁻⁹ is equal to 1 कूलम। ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, है हाँ। यूनिट ऑफ चार्ज हो गया आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट